Today we're going to discuss the देखिए जरा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो वर्कशीट आपको दी हुई है उसी के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पेज 11. स्ट्रक्चर्ड करेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे. और जिन लोगों के पास वर्कशीट प्रिंटेड नहीं है तो रेत आप लोग इस पे कॉपी पे लिखते जाओगे आंसर. ऑलराइट. कहते हैं कोबाल्ट, rhodium and iridium are the metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of cobalt is argon Ar 3d7 4s2. Identify what is meant by argon by giving its full electronic configuration. Right? अब मैं आपको बता दूं इसमें बच्चों होता क्या है. इसमें वो कहता है जी आपको ये चीज आपको याद होगी कि ये ऑर्गन जो है ना ये हम शॉर्ट हैंड के लिखते थे. ओके कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट हैंड करने के लिए लिखते थे. अब जैसे अगर आप कोबाल्ट को देखें तो कोबाल्ट की जो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप उसको देखें तो कोबाल्ट का इधर देखें एटॉमिक नंबर है 27. ठीक है. अब पहले आप मेरे साथ फुल कॉन्फ़िगरेशन लिखें. फुल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. अब ये कितने हो गए 6 4 10 12 18. फिर आगे आ जाता है 4s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर 3d आता है. 3d आता तो बाद में लेकिन लिखते हैं हम उसको पहले. और 3d में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये उसकी फुल कॉन्फ़िगरेशन है. लेकिन हमें ये अलाउड था या हमें ये कहा गया कि अगर आप चाहें तो इससे पहले यूज होने वाली जो नोबल गैस है वो ऑर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर था 18. और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6. तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वही है जो ऑर्गन की है. राइट. तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप जब कोबाल्ट 27 लिखें तो ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन. राइट. और फिर इंस्टेड ये सारा कुछ लिखने के 3d7 और 4s2 साथ लिख दें. गॉट इट. सो ये हमें अलाउड है, हम ये कर सकते हैं. तो अब आप देखें इसका मतलब क्या है. अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है. अब इसी चीज को यहाँ अप्लाई करें तो आप कहते हैं जी इसमें जो ऑर्गन है उसका मतलब ये है कि हमने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑर्गन की. गॉट इट. तो ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दें कि यहाँ ऑर्गन का क्या मतलब है. यहाँ ऑर्गन का मतलब है 1s2 2s2 then 2p6 and then 3s2 and 3p6. ये है मतलब इसका. समझ आएगी बात. ऊपर मैंने आपको पूरी बात वो देखिए ऊपर समझा भी दी है. उसी को बस यहाँ नीचे कॉपी कर देना. कहते हैं द लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट और इन 1s ऑर्बिटल. ठीक है. ड्रॉ द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. कह रहे 1s ऑर्बिटल की शेप को ड्रॉ करना है. ठीक है. आपको याद होगा सारे s ऑर्बिटल आपको बताया है उनकी शेप होती है स्फेरिकली सिमेट्रिकल. क्या होती है. स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है यानी गोल होते हैं. तो अगर आप ये देखें ये मैंने एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. ओके. तो एस ऑर्बिटल जो है इट्स लाइक दिस. ये दिस इज 1s. ओके. तो अगर आप एक्सिस ना बनाए तो भी इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये 1s. तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मतलब होता है गोल. तो कोई भी ऐसा आपको ड्रॉ करने का कहेगा आप बस ये गोल दायरा बना दोगे कि ये एस की यही शेप होती है चाहे 1s हो चाहे 2s हो चाहे जो भी हो. फिर कहते हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कोबाल्ट एटम. अब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे डिड्यूस करने होते हैं फिर मैं ऊपर जाऊंगा इसी के ऊपर. इधर आ जाएं बच्चों. ये देखें. अब जब आप इसको कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो ये सारी, तो जब जिसको मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूं इधर देखिएगा. आप कहते हैं यहां सारे तो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है.
मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो जो आपको पता है कंप्लीटली फिल्ड होता है वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो रह जाता है सिर्फ 3D जिसके अंदर अनपेयर्ड होंगे, राइट। सिर्फ क्या रह जाता है, 3D। तो अगर मैं चाहूं तो 3D को इधर देखें, 3D को अगर मुझे लिखना है तो 3D के ऑर्बिटल लिखने होंगे। 3D के बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह, यूं। एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं, उसके 5 कंपार्टमेंट बना देते हैं, ये लाइक दिस, राइट। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें एडजस्ट करने हैं। कैसे एडजस्ट करने हैं वो देख लीजिए। इसको एडजस्ट इस तरह करना है कि जैसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना होता है, ओके। फर्स्ट यू हैव टू पुट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 हियर, 3, 4 और ये 5। अब कितने रह गए, अभी भी 2 हैं, 6 और 7। तो आप कह रहे हैं अब इसको पेयर करना पड़ेगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। रूल ये है कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं और वो इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हो, जैसे ये डी के 5 ऑर्बिटल जो है इक्वल एनर्जी है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना होता है उसमें। 5 थे तो मैंने 5 रख दिए, फिर 6 और 7, क्योंकि टोटल आप देख रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास। तो 6 और 7 रखने के लिए फिर मैंने इसको पेयर कर दिया, तो ये दोनों हो गए पेयर्ड। अब आप देखिए गौर से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए आपके पास, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू हैव इन द कोबाल्ट, 3। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3, राइट। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कोबाल्ट एटम आर 3, ठीक है। तो कैसे निकाले वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। सो किसी भी एटम में, जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो मुझे कहता है कि अच्छा आयरन 26 है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताएं, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल्स लिखनी होती है शुरू से। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखी, जैसे 1s है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह, फिर 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह, फिर 2p(x), 2p(y), 2p(z) होते हैं। तो इसमें दो 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 दो, तो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता था कि पहले जो कंप्लीटली फिल्ड और सब शेल्स होते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी पेयर्ड है। फिर इसके बाद 3s है, उसमें 2 होंगे, फिर कौन होगा, 3p(x), 3p(y), 3p(z), उन सब में भी पेयर्ड होते हैं। ऑर्बिटल फिल करने का ये तरीका होता है, तो रेद आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये 1s था, फिर 2s था, फिर 2p(x), 2p(y), 2p(z), फिर 3p(x), 3p(y), 3p(z), समझ आ रही है बात। उसके बाद फिर आगे आ जाओ तो आप आ जाते हो 4s के ऊपर, राइट। उसमें 2 हो गए। फिर आ जाता है 3D। अब 3D के ऑर्बिटल के नाम नहीं है, वो हमें इजाजत है कि हम इस तरह का एक कंपार्टमेंट बनाते हैं और उसके 5 आगे बॉक्सेस बना देते हैं, क्योंकि 3D सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, 5 इक्वल एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, राइट। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुझे इसमें रखने हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इधर देखो आयरन के 6 रह गए हैं क्योंकि 20 मैंने यहाँ रख दिया और ये सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये 10 पेयर्स हैं, 6 रह गए हैं पीछे, तो वो 6 मुझे इसमें रखने हैं। तो पहले मैंने क्या असूल बताया, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखोगे पहले एक एक रखोगे, इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 1 हियर, 6। तो अब कितने अनपेयर्ड हो गए, तो बच्चा मुझे बताया हाउ मेनी अनपेयर्ड इन दिस आयरन। अनपेयर्ड इनको कहते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4। कोबाल्ट में कितने थे, ये देखो कोबाल्ट में कितने थे, 3। सो इस तरह आपको निकालने होते हैं अनपेयर्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो ये हमारा क्वेश्चन था, अनपेयर्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने थे, ठीक है। सो मैं एक अपनी तरफ से अब आपको देने लगा हूं, अभी आपने करके देना है। ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है। मैं अब आपको दे रहा हूँ, इधर देखो बच्चों, क्रोमियम 24, और इसके ऊपर मैं स्टार भी लगा रहा हूँ। स्टार आपको याद आ जाएगा, ये एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा मैन्यूवरिंग करता है। क्रोमियम 24 के बताएं जी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रोमियम 24। हिबा, मानूर, मोमिन, नहीं सॉरी, हिबा, मानूर आपने भी बताना है, हमाद नहीं आज। क्रोमियम 24 के कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम 24,
पहले आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें और फिर जैसे मैंने दिखा था कि ये सारे जो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनको तो जरूरत ही नहीं होती ना लिखने की, उनको तो बस सब शेल वाइज लिख दिया करें क्योंकि उनमें तो अनपेयर्ड कोई होता ही नहीं है। क्रोमियम 24। एक बार मानूर, मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? Sir. कैन यू हेयर मी? Yes, sir. ओके। There are total of six unpaired electrons. 6 अनपेयर्ड आपने क्रोमियम में बोले हैं, ओके लेट्स सी। मानूर आप भी बताएंगे? मानूर कैन यू हेयर मी? क्रोमियम का पहले मैं करता हूँ नॉर्मल। देखें, आपने किया है तो रेत 1s2, ये देखें 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d, 20 हो गए 4। ये नॉर्मल पहले सब शेल वाइज, और इसका तरीका ये होता है भरने का। ये देखो सबसे नीचे 1s होता है, फिर ऊपर 2s होता है, फिर ऊपर 3s होता है, 2s 2p होता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरह बेसिकली फिल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स में। इन्हें सब शेल्स बोलते हैं। अब अगर आप देखें तो ये सारे तो ऑलरेडी पेयर्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने स्टार लगाया है, स्टार का मतलब ये है कि क्रोमियम क्या करता है, अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में ले जाता है, इधर से इधर। तो 3d में क्या होता है, सॉरी उल्टा बोल गया, 4s से 3d में ले जाता है, इधर से इधर। तो फिर क्या हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। अब जब आप अनपेयर्ड देखते हैं तो एक 4s में अनपेयर्ड नजर आ गया, और 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 5 खाने होते हैं। तो आप कहते हैं जी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये देखो अनपेयर्ड कितने हो गए, क्योंकि 3d के ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के होते हैं, आप उनको एक दफा में फिल नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो दैट इज द नेक्स्ट। ओके, आगे आ जाए। Yeah, the table gives the some details of stable naturally occurring isotopes. जीशान इन दोनों बच्चों को दें जरा periodic table. Naturally occurring isotopes of rhodium and iridium, right? रोडियम और इरिडियम के हैं, कहते हैं टेबल कंप्लीट करें। ये देखें रोडियम का एटॉमिक नंबर 45 है, या प्रोटॉन नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 45। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने होंगे, इसके लिए मुझे इसका पीरियड नंबर देखना होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी, पीरियड नंबर देखना होगा, ठीक है। इसी तरह इधर देखें आई आर, इसके प्रोटॉन्स तो हो गए 77। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, आपको याद होगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इस बड़ी वैल्यू को छोटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं 191 माइनस 77, तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से करना होगा, ये चेक करें क्या आता है।
इसका पीरियड नंबर ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, इसके 77 हो गया, और ये आ जाएगा 193 माइनस 77, राइट, और पीरियड नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। जरा प्लीज फाइंड आउट करें क्या आंसर आता है। हिबा आप बताएं इसका क्या आंसर है। रोडियम देखो ना, रोडियम का एटॉमिक नंबर 45 देख के तो रेत देखो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, तो फिर नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे। 5 में। 5 में, तो इसका मतलब है 5 शेल्स हो गए इसके। और 191 माइनस 77 कितना होता है? 114 cell. 114, ओके। और दूसरा फिर 116 हो जाएगा। गुड चेक। ये तो आसान है ना, रेत कर लिया है ना, ये तो वही है ओ लेवल वाला जो बच्चे था। ओके, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने थे, सब्ट्रैक्ट करके 114 था, ये 116 आ गया। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट कहता है उसके बाद डिफाइन टेबल shows the relative abundance of isotope sample of alloy containing rhodium and iridium only. Define the relative isotopic mass. ये दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक होता है relative isotopic mass और एक होता है relative atomic mass। तो ये आपने गौर से सुनना होगा कि आइसोटोपिक मास है relative या आइसोटोपिक एटॉमिक मास है। दूसरा वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, relative atomic mass। दो डेफिनेशंस आपको पूछते हैं एग्जामिनर, ओके। लेकिन यहाँ आइसोटोपिक मास है, इसलिए इसको लिखना है इट इज द मास ऑफ एन एटम। इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप, सॉरी, ऑफ एन आइसोटोप नॉट एटम। कैसे? टेकन बाय कंपेयरिंग इट with 1/12 unit mass of 1/12 unit mass of कार्बन। लेकिन कौन सा कार्बन? C12, ओके। अगर ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती तो फिर पहला पार्ट चेंज हो जाता, उसमें एवरेज का वर्ड यूज करते हैं और मास ऑफ एलिमेंट हो जाता है कि इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट टेकन बाय कंपेयरिंग इट विद द 1/12 यूनिट मास ऑफ कार्बन। समझ आ गई? और कार्बन का C12 लिखना जरूरी है, या कार्बन 12 एटम, ओके, C12 एटम। नेक्स्ट कह रहा है जी, यूज द टेबल 1.2 टू कैलकुलेट द relative atomic mass AR of iridium in the alloy. गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको बच्चों इसका AR कैलकुलेट करना है। AR आपको अभी मैंने बोला है वो एवरेज होता है, तो आपको बेसिकली एवरेज लेनी है। ठीक है, आपको क्या लेनी है? एवरेज लेनी है इन दो की। ये देख रहे हैं, ये दो है जिनकी एवरेज लेनी है। ठीक है, उनके मैसेज की, आइसोटोपिक मैसेज की एवरेज लेनी है। तो आइसोटोपिक मैस कितना है? एक का है 190.26 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना होता है? उसकी अबंडेंस से। कितनी अबंडेंस है उसकी? 15 पॉइंट, बच्चों इसमें कैलकुलेटर चाहिए होगा आपको। 15.18 प्लस दूसरे का कितना है? 192.96 मल्टीप्लाइड बाय 34.82 डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, राइट, जो कि आपने गौर से देख लिया होगा जो कि 100 नहीं है। हर दफा 100 नहीं होती। इन दोनों को आप ऐड करोगे 34.62 और 15.18, तो कितना बनता है दुरेद? मेरा ख्याल है 50। ऐड करो तो दोनों को 50 बनता है ना। 34 प्लस 16 50 बनता होगा, है ना? गॉट इट? 82 है ये। अब इसको टोटल करें कितना आता है। इस सारे को आप सम अप करेंगे तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 192.35। ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। आप लिख नहीं रहे बच्चे, आप भी लिखें, नोटबुक है ना?
उस पर सॉल्व करें इसको। मानूर, आपको शायद आवाज नहीं आ रही मेरी। नेक्स्ट, द फिगर 3.1 shows a sketch of some of the ionization energies of silicon. ये सिलिकॉन की कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। कंप्लीट द ग्राफ टू शो टू फिगर इन 3.1 टू शो द थर्ड टू सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सिलिकॉन। राइट, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको याद होगा, अगर आप सिलिकॉन को देखें तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है सिलिकॉन। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले वाला, जब भी आप इसमें से रिमूव करोगे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने हमें यहाँ बता दी है, ये वाली। लेट्स से आई अज्यूम कि ये 150 किलो जूल पर। तो ऑब्वियसली ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब पहला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ये जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 150 से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जो कि नजर आ रही है, सेकंड वाली वो 150 से ज्यादा है। फिर थर्ड वाला अगर आप देखें तो वो जाहिर है इससे भी ज्यादा होगा। यहाँ फोर्थ वाला देखें तो वो उससे भी ज्यादा होगा, समवेयर हियर। लेकिन जब ये चारों चले जाएंगे, इधर देखो, तो ये पूरा शेल, अब गौर से देखना, ये पूरा शेल खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो कि बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ था, उससे अगला शेल आ जाएगा, दिस शेल। तो आप कहते हो तो बहुत स्ट्रांगली ग्रिप हो जाएगा। इसलिए जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, वो बहुत हाई वैल्यू पे चला जाएगा। यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बी समवेयर हियर। यानी आपने, मैंने थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, नोटिसेबली हाई देना है इसको। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। लेकिन फोर्थ से फिफ्थ, अब आप देखें ये यूं गया, फॉर एग्जांपल यूं। लेकिन फोर्थ से फिफ्थ इट वेंट लाइक दिस, फिर ये यूं गया। तो ये जो बहुत हाई चेंज आया है, ये वाला, कि फोर्थ से फिफ्थ, दैट इंडिकेट्स द शेल चेंज। ठीक है। सो अब आपको यहां जो बनाना था, सो ये इस तरह बनाना था, फिर इसी तरह ये यूं 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 जाता है। और फिर जब 12 से 13 आप देख रहे हो, एक नोटिसेबली हाई टेम्परेचर चला जाता है। राइट, तो वो कह ये रहा था कि ग्राफ कंप्लीट करें। ठीक है, शो द थर्ड टू सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि देयर इज अ जनरल इंक्रीज, लिखना कुछ नहीं है, वही आपने लिख दिया कि देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। हर दफा जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दूसरा निकालते हो, तो वैल्यू बढ़ती है। बट बिग जंप आता है आफ्टर फोर्थ। और उसकी वजह क्या है, आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट शेल आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट शेल, इनर शेल से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के क्योंकि बहुत पास होता है, न्यूक्लियस ने उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। राइट, इसलिए आप कहते हैं कि वो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। राइट, सो ये बताना था इस वाले केस में। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये इसे सक्सेसिव आयनाइजेशन, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन। सेकंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसका मतलब है पहले एक निकला होना चाहिए। तो ये आता है SI पॉजिटिव गैस gives us Si2 positive gas plus one electron. This is the second ionization energy. Okay. Next.
ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सवाल था, राइट, जिसमें हमने ये बताया कि हाउ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम वन एटम वन आफ्टर अनदर चेंजेस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ओके, नेक्स्ट, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। Vanadium, niobium, and tantalum are the metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of vanadium ground state is this. State what is meant by term ground state. किसी भी एटम की जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है आप उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो लिख लीजिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट। Lowest energy state is known as ground state. State the electronic configuration of vanadium using the electrons in the boxes notation. अब ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको बताना है वेनेडियम की क्या है। पीरियोडिक टेबल अभी दिया है ना जीशान ने, मुझे इसमें से दुरेद देख के बताना वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। हिबा आप बता दो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले ये डायरेक्ट लिखने की बजाय जैसे मैंने किया था आप उस तरह करें कि आप पहले वेनेडियम की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 23 सर। 23। तो पहले यहाँ पूरी लिखो बच्चों, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। पहले पूरी लिखो सब शेल वाइज। 1s2, 2s2, 2p6, सब शेल वाइज नॉट ऑर्बिटल्स। 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3d कितना हो जाएगा, 20 हो गए हैं, सो 3d 3 हो जाएगा। 23 बोला है ना आपने, काउंटर चेक करना जरा। 23 है दुरेद वेनेडियम, है ना? 23 है। ओके, अब आपको तो सिर्फ वो लिखना है ना जो कि ऑर्गन के बाद है। अब ऑर्गन की यहां तक होती है बच्चों, ऑर्गन आपको पता है ना 18 है, वो यहां तक है सिर्फ। तो अगर ऑर्गन यहां तक है तो ऑर्गन के बाद क्या बचा, 4s एंड 3d। अब इसको ऑर्बिटल वाइज लिख लेते हैं। 4s को जब आप ऑर्बिटल वाइज लिखते हैं तो एक बॉक्स से शो करते हैं, तो उसमें 2 आ गए इस तरह। और 3d को जब ऑर्बिटल वाइज लिखते हैं तो 3d का आगे एक ऑर्बिटल नहीं होता 4s की तरह, इसके आगे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1 2 3 4। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे, तीनों शुड बी सिंगल अनपेयर्ड। गॉट इट ना? तो ये बन गई 4s एंड 3d। अब इसको देख लो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता पहले लिखो या बाद में लिखो। अब देखो उसने 4s इधर लिखा हुआ है और 3d पहले लिखा हुआ है, तो आप इस तरह लिख दो, ये 2 और इसमें 1, 2 और ये 3। ओके, नेक्स्ट, reduce the number of electrons in the p subshell of vanadium atom। वेनेडियम एटम के पी सब, अब देखो ना खुद ही हमने अच्छा किया लिख ली थी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख लो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम में। अब पी सब शेल कहाँ कहाँ है, इधर देखो, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। एक ये पी है, एक ये पी है। तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो रेत बताना जरा। 12। यस। 2p में कितने हैं, 6, और 3p में कितने हैं, 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12। नेक्स्ट, Pylopium was suggested name for a new element discovered in a mineral. Pylopium was later found to be a mixture of niobium, Nb, and tantalum, Ta. Only one naturally occurring isotope exists for each of Nb and Ta, right? और ये
टेबल करें जरा प्लीज। ये तो आप कर लेंगे, जल्दी से फिल करें। हेडिंग नहीं लिखनी, बस टेबल फिल कर दें जल्दी से। टेबल भी फिल करें और रिलेटिव आइसोटोपिक मास की डेफिनेशन भी लिखें, ये पहले लिख पाई है मैंने। गिव इट अ शॉट। एनीवन डन? कितने प्रोटॉन्स हैं 41, नियोबियम में? 41। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं नियोबियम में? 52, 62। गुरेद आप बताओ दूसरा वाला। टेंटलम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 73। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 181 माइनस 73 कर दो ना बच्चे। कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 108। डिफाइन रिलेटिव आइसोटोपिक मास। अभी अभी कराया था, दोबारा इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एवरेज का वर्ड यूज नहीं करना। इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप। लिखें जरा डेफिनेशन प्लीज। टेकन बाय कंपेयरिंग इट with 1/12 unit mass of carbon, which is carbon 12 atom. A sample of pylopium contains 90.9% by mass Nb 4193 and 9.1% by mass tantalum 73 this. Okay. Calculate the theoretical relative atomic mass of pylopium based on these data and the table 1.1. वो कह रहा है इस डेटा को यूज करना है और टेबल 1.1 को यूज करना है और आपको बता देना है कि इसका क्या वो होगा, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज है ना हमारे पास, एक का 92.91 है और 92.91 जिसका है उसका व्हाट इज द परसेंटेज? जो 92.91 है उसकी परसेंटेज कितनी है हमारे पास? व्हाट इज द परसेंटेज? जी आप करें जरा, गिव इट अ शॉट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पता है ना एटॉमिक मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। AR would be equal to what? 92.91 multiplied by what? 90.9 plus 180.95 multiplied by what? 9.1। तो 90 प्लस 9.1 जो है वो कितना हो गया? 100। 100 से डिवाइड कर दें, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा।
relative atomic mass is going to be 100.92. यही आएगा ना। बस सिंपल क्या किया है, ये जो मास था ये रिलेटिव आइसोटोपिक मास, और इसकी नीचे उसने परसेंटेज दे दी थी, इसकी परसेंटेज है 90.9 तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी परसेंटेज है 9.1 उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, आपने इस वर्कशीट को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ा हूँ ऑन पर्पस कि ये जो वर्कशीट है ये ग्रुप पे डाली हुई है और टैग भी की हुई है। इस वर्कशीट को आपने कंप्लीट करना है कल तक। कल मैं सिर्फ इसके क्वेश्चंस लूंगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस, शुरू में थोड़े से एमसीक्यूज कराऊंगा और फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। कोई सवाल है तो अभी तक पूछ रहे, मैं ऑन पर्पस यहाँ पे रुक Sir, रहा हूँ जी। could you please